हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11th चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर। द वर्ड एटम हैज बीन derived फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटोमियो। ए मीन्स होता है नॉन, टोमियो मीन्स होता है डिविजिबल। मीन्स क्या हो गया, अनकटेबल और नॉन डिविजिबल जो पार्टिकल्स होते हैं उसको एटम कहा गया इनिशियल में। और सबसे पहले जॉन डाल्टन ने अपना एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर प्रपोज किया था 1808 में। और लेकिन डाल्टन का जो एटॉमिक मॉडल था वो फेल हो गया जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके अलावा एंटी प्रोटॉन्स, एंटी न्यूट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन, इन सब का जब डिस्कवरी किया गया तो ये डाल्टन का एटॉमिक मॉडल फेल हो गया। क्योंकि डाल्टन ने ये बताया, सबसे पहले इन्होंने बताया कि एटम जो होते हैं क्या होते हैं, नॉन डिविजिबल होते हैं, पहला होता है। और दूसरी चीज उन्होंने बताया था कि सेम एलिमेंट्स हैं, तो सेम एलिमेंट्स के उन्होंने आइसोटोप के बारे में, आइसोटोप और आइसोबार के बारे में एटॉमिक मॉडल में डाल्टन ने कुछ नहीं बताया था। इन्होंने स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया था, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का कोई आइडिया नहीं देता। ये ढेर सारे उनकी ड्रॉबैक थी। तो चलो हम ड्रॉबैक को इग्नोर करते हुए आगे चलते हैं और हम यहाँ देखते हैं डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम्स के अंदर जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स पाए जाते हैं उनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। किसको? जो एटम के अंदर पाए जाते हैं छोटे पार्टिकल्स, उनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। द की आइडिया इज सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, सेम चार्ज क्या होंगे, उनके बीच रिपल्सन होगा, जबकि अपोजिट चार्ज के बीच अट्रैक्शन होगा। अब यहाँ समझते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसके द्वारा हुई? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के द्वारा। ठीक है, इसमें क्या होता है इसको हम पहले यहाँ पढ़ते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। एट वेरी हाई वोल्टेज करंट स्टार्ट्स फ्लो। The flow of current from cathode to anode was checked by making a hole in the anode and coating the tube behind anode with phosphorescent materials like zinc sulfide. When these rays, after passing through anode, strike the zinc sulfide coating, a bright spot is developing on the coating. देखो, कुछ इस तरीके से ये ग्लास का बल्ब होता है। मतलब अगर वैकेट या एम्प्टी ग्लास का कोई वेसल होता है उसको बल्ब बोलते हैं। बल्ब में इस साइड एक इलेक्ट्रोड लगा होता है जिसको नाम दिया गया कैथोड, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। दूसरा होता है कि एनोड। एनोड होता है, इसको फिजिक्स में बताया गया। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। यहाँ पे इसको बैटरी या सेल से जोड़ा जाता है। और ये जो सरफेस होता है इसके ऊपर, इसके ऊपर एक जिंक सल्फाइड की कोटिंग की जाती है। ठीक है, जिंक सल्फाइड की कोटिंग की जाती है। ठीक है, हम कलर चेंज कर लेते हैं। फिर ऐसा देखा गया कि जैसे हाई वोल्टेज किया जाता है, यहां से एक रेडिएशन निकलती है, इसके ऊपर स्ट्राइक करती है। ये स्ट्राइक करते हैं, इसके ऊपर जब जैसे स्ट्राइक करते हैं, जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करते हैं वहां पर चमक या ग्लो क्रिएट होगा। और इस बेस पर ऐसा आइडिया लगाया गया कैथोड से एनोड की ओर कोई एक रेडिएशन निकल रही है, तो ये रेडिएशन कैथोड से निकलती है, इसलिए इसका नाम रखा गया कैथोड रेज। इसकी प्रॉपर्टी को मेजर किया गया, इसको प्रॉपर्टी को बताया गया कि अगर कोई भी नॉर्थ साउथ कोई भी अगर मैग्नेट अप्लाई किया जाता है तो इसमें डेविएशन होता है। अगर इसको प्लस माइनस कोई भी अगर चार्ज इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई किया जाता है तो क्या होता है कि इनके बीच डेविएशन होता है। तो इसका मतलब अगर डेविएशन ज्यादा हो रहा है, डेविएशन अगर हो रहा है तो ये बताता है कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं। और ये किस डायरेक्शन में हो रहा है? पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये जो पार्टिकल्स हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद की कहानी। तो रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया कि क्या एक्सपेरिमेंट आया रिजल्ट का। पहला इन्होंने पाया कि कैथोड रे सीधा मूवमेंट करते हैं। ठीक है,
They start from cathode and move towards the anode in a straight line. सेकेंड पॉइंट इन्होंने बताया कि जो रे होते हैं वे विजिबल नहीं होते हैं और उनका बिहेवियर ऑब्जर्व किया जाता है कुछ मेटेरियल यानी फ्लोरोसेंट या फास्फोरोसेंट मेटेरियल्स में जो चमक क्रिएट करते हैं, ऐसे मेटेरियल के द्वारा इसको हम देखा जाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में एक अफेक्टेड नहीं होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है ये अफेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, और ऐसा भी ऑब्जर्व किया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कैथोड रे का मीन्स इलेक्ट्रॉन का, वे किसी मटेरियल्स के नेचर पर नहीं डिपेंड करता है और न ही गैस के नेचर पर। मीन्स ये क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ नेचर हो गए, मैटर हो गए। ठीक है, यहाँ से ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब चलो चलते हैं चार्ज और मास का रेशियो क्या होता है। तो 1897 में ब्रिटिश फिजिशियन जे थॉमसन ने मेजर किया था इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास का रेशियो, और इन्होंने इसके लिए क्या किया था, कैथोड रे ट्यूब लिया था, उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और उसके बाद इन्होंने ऑब्जर्व किया कि पहला पॉइंट इन्होंने ऑब्जर्व किया कि नेगेटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। कैसे, जितना ज्यादा ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज on the particle, greater is the interaction with the electric or magnetic field and thus greater is reflection। ऐसा देखा गया कि चार्ज अप्लाई करने पर पॉजिटिव फील्ड की ओर ज्यादा ये डेविएट हो रही मीन्स नेगेटिव चार्ज, और चार्ज पार्टिकल्स हैं, केवल चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में अगर डेविएशन हो रहा है मीन्स चार्ज पार्टिकल्स हैं। इसमें मास होता है, अब मास बहुत कम होता है क्योंकि डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा इसमें होने की वजह से क्या होता है, इसमें मास बहुत कम होता है। रदरफोर्ड ने चार्ज और मास का रेशियो कैसे फाइंड किया, तो इन्होंने एक ट्यूब लिया, इस तरीके से ट्यूब था, कुछ इस तरीके से ट्यूब था, और यहाँ पर कैथोड लगा था, एनोड इस प्रकार से था और बीच में इसमें होल था। ठीक है, इस प्रकार से एनोड इन्होंने यहाँ पर किया था, और इन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया, मैं थोड़ा कलर चेंज करके इसको अच्छे से सब वो करता हूँ, फ्लोरोसेंट मटेरियल्स यहाँ पर लगाए थे, फ्लोरोसेंट मटेरियल्स लगाए थे, और इन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया। अब हम कलर चेंज करके इसको देखते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पास कराया जाता है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ लगते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ हम कंसीडर कर लेते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लस और माइनस से देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ और साउथ और इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस और माइनस से देखते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ से हाई वोल्टेज लिया जाता है, हाई वोल्टेज यहाँ पर दे देते, मान लो ये सेल है, ठीक है, सेल है या बैटरी, इससे जैसे ही ये पास करता है जाता है और पॉइंट बी पे स्ट्राइक करता है, हिट करता है। अभी कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करने, पॉइंट बी पे क्या करे, स्ट्राइक करता है, हिट करता है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये क्या होता है, पॉइंट ए पर अफेक्ट करता है, हिट करता है, और वापस अगर दोबारा अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है पॉइंट सी पर हिट करते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड से अगर इधर डेविएशन हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से इधर डेविएशन हो रहा है, तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को अगर एक साथ अप्लाई करें और इसको इस तरीके से लें कि जो अब डेविएशन हो रहा है कोई डेविएशन ना हो, और वापस जो अभी जो आ रहा है फील्ड रेडिएशन आ रहा है बी पे स्ट्राइक करे। तो इन्होंने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इन्होंने देखा, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ के बेस पर इन्होंने एक इन दोनों के स्ट्रेंथ का रेशियो लिया और बताया कि इसकी वैल्यू होती है 1.75 इंटू 10 पावर 11 कूलाम पर केजी, इन्होंने इसको बताया। और बताया ये जो रेशियो होता है यही इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास का रेशियो होता है। और बाद में ऑयल ड्रॉप मेथड के द्वारा, मिल्टन के ऑयल ड्रॉप मेथड के द्वारा इलेक्ट्रॉन के चार्ज को फाइंड किया गया और बताया गया कि 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलाम होता है। ठीक है, इतना बताया गया। और हमें E/m की वैल्यू, चार्ज और मास का जो रेशियो, इसकी वैल्यू 1.75
इंटू 10^11 इसकी वैल्यू मिली, और जो हमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू मिली 1.6 इंटू 10^-19 कूलॉम, इसकी यूनिट कूलॉम पर केजी हो गई। तो इस बेस पर हमने इलेक्ट्रॉन का मास कैसे फाइंड किया, इलेक्ट्रॉन का मास इक्वल टू ई अपान ई बाई एम, इन दोनों का रेशियो इस प्रकार से हम लेते हैं, और हमें वैल्यू जब रखते हैं तो हमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास मिलता है 9.1 इंटू 10^-31 kg, ये इलेक्ट्रॉन का मास मिलता है। ठीक है, इस वैल्यू को आप याद रखना। इसको अगर ग्राम में दिया होगा तो 9.1 इंटू 10^-28 ग्राम दिया होगा, तो वो कोई इशू नहीं है यूनिट का।